मैं डॉक्टर रिंकी। मैं आज संविधान के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जेएनयू रिसर्च स्कॉलर एवं कानूनी विशेषज्ञ अमित कुमार जी उपस्थित हैं। आपको संविधान या कानून एवं अन्य विषयों की गहरी जानकारी है, तो चलिए आप लोगों को अमित जी के सवालों जवाबों से मुखातिब कराते हैं। नमस्कार। पहला सवाल मेरा अमित जी आपसे ये है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस था। इस दिन संविधान को 26 नवंबर 2024 संविधान अंगीकृत करने के 75 साल पूरे हो गए हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि इन 75 सालों में संविधान ने अपने क्या क्या उद्देश्य पूरे किए? क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जब हम कहते हैं कि आने वाले समय में हम 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे, तो 100 साल आज़ादी के पूरे करने से पहले हमको ये जानना होगा कि संविधान, हमारा कहा जाता है कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे लिए गीता, कुरान, सारी चीज़ें वही है। उसी के हिसाब से इस देश का शासन चलता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में और इस सवाल के उत्तर के माध्यम से कि ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे डिफाइन किया जाता है कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है और उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये महज प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि जब आज़ादी हमारी प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को, और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को पार्शियल रूप से जो लागू करने की बात हुई, अंगीकृत करने की बात हुई, तो वह एक लंबे प्रोसेस का नतीजा था। आप जानती हैं कि संविधान सभा इस देश में बना, और संविधान सभा के लगभग दो सालों के कार्यक्रम के बाद, उसके कार्य के बाद संविधान का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक के आपके इतिहास के जो फिलॉसफी रहे हैं, चाहे आपके राजनीति की फिलॉसफी रही है, आपके संस्कृति की जो फिलॉसफी रही है, या जीवन की जो फिलॉसफी रही है, वो सारे प्रिंसिपल्स आपके संविधान में दिखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल प्रियम्बल का लेते हैं, तो प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात की गई है। यानी कि संविधान के जो आदर्श हैं, आदर्श वैसे होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहा गया है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, उसमें समानता की बात की गई है, मतलब अवसरों की समानता की बात की गई है। अगर किसी का डिफरेंट रिलीजन है, उसकी समानता की बात की गई है। उसमें समानता, आर्थिक समानता की भी, सामाजिक समानता की भी बात की गई है। और जो प्रियम्बल है, संविधान को जो इंटरप्रेट करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाली जो संस्था आपके देश में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसने कहा है कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब ये कि वो ये बताता है प्रियम्बल कि हमको जाना कहाँ है, हमें रास्ता एडॉप्ट करना है संविधान के माध्यम से, और हमें पूरा क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो समानता, उन सबों में से समानता एक उद्देश्य है। तो जब हम 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किए, तो इस बात के साथ अंगीकृत किए कि हमें कुछ अचीव करना है, हमारा कुछ उद्देश्य है। और आज ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जो संविधान का उद्देश्य था, क्या वह पूरा कर पाए हैं हम 75 सालों में, या हम उसमें पिछड़ गए हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है। और इसको जब आप उठा करके देखती हैं, और जब आप ये देखती हैं कि हम 75 सालों में क्या किए, तो हम ये खड़े होकर के पाते हैं कि हमने समानता का उद्देश्य पूरा नहीं किया। हमने समानता का उद्देश्य जो होना चाहिए था, जो संविधान निर्माताओं के शब्दों में, और मैं आपके सामने डॉक्टर अंबेडकर को कोट करना चाहूँगा कि जब वह संविधान के अंदर अधिकारों को लागू करा रहे थे, जैसे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है,
अब उन दोनों को जब उन्होंने संविधान जो पास हो रहा था उस समय जो उनका स्टेटमेंट आया उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जो काफ़ी अहम है ये समझने के लिए, और कहा था कि सामाजिक और राजनीतिक जो आप अधिकार दे रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट है, वो देने से न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता। उसके लिए आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना होगा। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि इस 75 सालों में जो हमने आर्थिक नीतियां अपनाई हैं, उस आर्थिक नीतियों ने असमानता को बढ़ाया है। जो गरीब थे, जिनका इनकम हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था, जो हाशिए पर थे, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था संसाधनों में, वो आज भी वहीं खड़े हैं जहां 75 साल पहले खड़े थे। तो हम आर्थिक समानता में कहां खड़े हैं ये देखना होगा। सामाजिक और राजनीतिक समानता अम्बेडकर के शब्दों में अगर मिल जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और उस सेंस में अगर हम देखें तो 75 सालों में हमने संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया है, बल्कि प्राप्त क्या किया है, आर्थिक नीतियों को कुछ खास लोगों के फेवर में इंप्लीमेंट करके उन्हें बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन जिनके लिए हमने संविधान बनाया था वो आज भी वहीं खड़े हैं, बल्कि और पीछे होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब हम संविधान दिवस मनाते हैं, जब संविधान के लागू होने के अंगीकृत करने के 75वां साल मनाते हैं, तो ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि संविधान तो है सर्वोच्च, लेकिन उस सर्वोच्चता में लोग कहां खड़े हैं। क्योंकि आपका उद्देशिका कहता है, प्रियम्बल कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और वी द पीपुल ऑफ इंडिया में मेजोरिटी जो लोग हैं ना, वो निग्लेक्टेड हैं, असमानता विद्यमान है। तो 75 सालों में अगर हम समानता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो किस बात का हम ये कहें कि हम भाई इस पर गर्व करें। हमें फिर से सोचना होगा और उस उद्देश्य की तरफ लौटना होगा। तब मतलब अगर आप कहें कि अच्छे तरीके से, मुकम्मल तरीके से संवैधानिक व्यवस्था लागू है। इस सवाल के जवाब में मेरा यही उत्तर होगा। चलिए, आपने मेरे प्रश्न का बहुत बारीकी के साथ उत्तर दिया। अगला सवाल हमारा आपसे, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इस समय राजनीतिक गलियारों में संविधान की चर्चा बहुत जोर शोर पर है और कुछ लोग संविधान को खतरे में होने का नारा दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये भी बहुत ही रिलेवेंट सवाल है, और मतलब रिलेवेंट इस सेंस में है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान को राजनीति से अलग हम नहीं कर सकते। संविधान को सामाजिक जो आंदोलन होते हैं उससे भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी का नतीजा है। संविधान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आंदोलन जो इस देश में हुआ उसी का वो नतीजा था। अब सवाल बड़ा ये मूलभूत है कि 18वीं लोकसभा के दौरान जो आज के नेता प्रतिपक्ष हैं, हम खुल के आपके सामने नाम रख रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, तो वो आज जो कांग्रेस पार्टी, उनकी जो पार्टी है, आज संविधान उठा करके एक लाल छोटी सी संविधान लेकर के वो चलते हैं और कहते हैं कि जो अभी की सत्ताधारी दल है उसकी वजह से, और एक संगठन जो है जिसका नाम आरएसएस है, उसकी वजह से संविधान खतरे में है। उनका ये क्लेम है कि जो मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो आपके भारत देश के हैं, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो मनुस्मृति नामक संविधान लागू करना चाहता है। लेकिन संविधान खतरे में होने का मतलब, अगर हम उस तरीके से कहें, मतलब हम इसको राजनीति से थोड़ा सा अलग करके पहले बता रहे हैं। अगर आम नागरिक के लिए, हमारे लिए अगर कहें तो संविधान खतरे में होने का मतलब ये होता है कि हमारे अधिकारों का खतरे में होना। जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं भाग 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो खतरे में है। इसके साथ साथ संविधान के अंदर जो भी प्रावधान दिए गए हैं, मतलब इस देश को चलाने का, इस देश की सुरक्षा का, इस देश में जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि उसी से सब चीज़ गाइड होती हैं, वो चीज़ें खतरे में हैं। लेकिन अगर इसका राजनीतिक रूप से मतलब हम निकाल कर देखें, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, क्योंकि आज से पहले कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के किसी नेता ने संविधान खतरे में की बात नहीं की, जबकि इमरजेंसी भी इन्हीं के समय लागू किया गया। सामाजिक न्याय या आरक्षण की जो बात थी, इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने सबसे ज्यादा उसको दबाने का प्रयास किया।
आप समझिएगा इस बात को। मतलब जब मंडल कमीशन आया, चाहे काका कलेलकर आयोग का रिपोर्ट आया, उसको दबाने का भरपूर प्रयास किया गया। जब मंडल आयोग का रिपोर्ट आया तो इनके पिताजी थे जिन्होंने आरक्षण के विरोध में 2 घंटे भाषण दिया था पार्लियामेंट में कि ये किसी तरह से लागू ना हो। जब रिपोर्ट आ गया तो इनकी दादी थी, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाला, ठीक है। और आज जब इनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पा रही है, तो आज संविधान खतरे में है। अब समझिए उसका मतलब वो किसको एड्रेस कर रहे हैं। संविधान खतरे में का मतलब कि जो लोग अब इनको वोट नहीं देते उनसे कह रहे हैं कि भाई देखो, इसमें तुम्हारे अधिकार दिए हैं, जो बहुसंख्यक हैं, जो ओबीसी हैं, जो SC ST हैं, तो तुम हमारे साथ अगर आओगे तो संविधान बचेगा। लेकिन इनके पूर्वजों ने कभी भी उनके अधिकारों की बात नहीं करी। संविधान उनके द्वारा खतरे में जब पड़ा तो उन्होंने संविधान की रक्षा की बात नहीं की, क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय का प्रावधान है, लेकिन उस पर वो चुप रहे। और आज इनको जो सत्ता पाना है तो उस संविधान को खतरे में बता रहे हैं, क्योंकि इस संविधान ने उनको डेमोक्रेटिक राइट दिया है। तो हम कह सकते हैं, अगर राहुल जी के शब्दों में हम कहें तो संविधान उनके लिए इसलिए खतरे में है क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल वो करेंगे तो सत्ता में आ सकते हैं, और ये खतरा दिखा करके उनका वोट ले सकते हैं जो आज तक उनको वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे नागरिकों से पूछेंगे तो संविधान खतरे में का मतलब हमारा अधिकार खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में, सामाजिक न्याय खतरे में है। और उस एंगल से भी एक चीज समझना चाहिए, और वो मैं बताना भी चाहता हूं आपके दर्शकों को और जो भी लोग जुड़े हैं, कि जब EWS का रिजर्वेशन यहाँ लागू हुआ, जो जनरल क्लास है, जनरल कास्ट नहीं हो है, जनरल क्लास के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है इस देश में कि महज 15 से 20% होगा जनरल क्लास की यहाँ पर पॉपुलेशन, लेकिन उसको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। जबकि ओबीसी यहाँ 50% से ऊपर है, लेकिन उसको मात्र 27% रिजर्वेशन दिया गया। ये अगर है और ऐसा इस देश में चल रहा है, तो अभी की सरकार भी दोषी है कि वो संविधान को खतरे में डाल रही है। क्योंकि ये 50-60% जो पॉपुलेशन है, जिस दिन जग के खड़ा हो गया कि हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी सत्ताधीश और मठाधीश इस देश में नहीं टिकेगा। और उस सेंस में संविधान खतरे में है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये हमारा कहना है इस सवाल के जवाब में। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया हमारे सवाल का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आपको ले चलते हैं। अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत में संविधान की सत्ता को हटाकर क्या कोई और कानूनी सत्ता स्थापित की जा सकती है? देखिए, ये भी काफ़ी अहम सवाल है, और ये चुनाव के मुद्दे भी बन चुके हैं, और चुनावी मुद्दा भी। कहने का ये है, हमारा तर्क और हमारा जवाब ये होगा कि जब हम आज़ादी से पहले भी देखते हैं तो हम साफ साफ आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि जो यहाँ पर दूसरी शासन व्यवस्था की बात हो रही है वह काफ़ी वैचारिक है, वो विचारधारा पर आधारित है। और उस विचारधारा का हम नाम देते हैं संप्रदायवाद या दक्षिण पंथ। और उस दक्षिण पंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है यहाँ पर RSS, विश्व हिंदू परिषद, और उसी का पॉलिटिकल विंग है भाजपा, जिसको पहले जनसंघ कहते थे हम लोग, उससे पहले उसको हिंदू महासभा कहते थे। तो जो आज़ादी का आंदोलन आपके देश में चला, उस आज़ादी के आंदोलन के पैरेलल ये भी आंदोलन चल रहा था। एक बात समझिएगा, जैसे अंग्रेज यहाँ पे सत्ता स्थापित किए, उससे पहले यहाँ पर मुगल रहे, उससे पहले बहुत सारे हिंदू राजा रहे, वैदिक काल रहा, उत्तर वैदिक काल रहा। तो एक धड़ा जो वैचारिक था वो सोचता था कि हमेशा से यहाँ पर जो हमारी पुरानी परंपरागत, जिसको आज सनातन भी कहते हैं, हिंदुत्व भी कहते हैं, वो चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था, हम जाति व्यवस्था नहीं कर रहे, क्योंकि जो वेदों की तरफ लौटो की जो नारा थी दयानंद सरस्वती की, वो वर्ण व्यवस्था की बात थी, वो जाति व्यवस्था की बात नहीं थी। और जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई। अब कुछ लोग, कुछ विचारधारा ऐसी थी इंडिया में, और वो राष्ट्र को इसी रूप में डिफाइन करते थे
कि अगर यहाँ वर्ण व्यवस्था स्थापित होगी तो हमारी रियल में सिविलाइजेशन स्थापित होगा। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है। तो एक वो भी विचारधारा थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के पैरेलल चल रही थी, और वह जो आजादी की लड़ाई थी उसमें शामिल थी। जो कांग्रेस है, जो अभी की कांग्रेस है, वो नहीं, जो पहले वाली कांग्रेस थी जो 1885 में बनी थी, उसमें एक धारा था, वो मानता था कि यह देश हिंदुओं का है, यहाँ हिंदुत्व स्थापित होना चाहिए, यहाँ हिंदू धर्म की सुपरमेसी होनी चाहिए, यहाँ वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी रूप में वो राष्ट्र को देखता था। समझिए, तो कहने का मतलब कि ये विचारधारा ऑलरेडी थी, लेकिन इस विचारधारा को स्कोप नहीं मिल पा रहा था कि एक पावरफुल रूलिंग आइडियोलॉजी बन जाए। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, और वो इसी विचारधारा को करके जो बीडी सावरकर ने किताब लिखी उसी को जबकि बीडी ये जो सावरकर थे वो खुद हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन हिंदुत्व का उन्होंने थ्योरी दिया, और उसी आधार पे वो जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो कहता है कि हम यहाँ वैदिक व्यवस्था को स्थापित करेंगे। लेकिन ये भी जो कहना है ये भारत के इतिहास की सच्चाई नहीं है। यहाँ पर जो पुराने समय में, प्राचीन काल में 1000 से ऊपर सालों तक बौद्धों ने राज किया है। इस देश की पहचान केवल वैदिक धर्म नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, हिंदूज नहीं है, बुद्धिस्ट हैं, जो 1000 साल तक यहाँ उन्होंने राज किया है। बाद में शंकराचार्य ने उसको कैसे खत्म किया, नहीं किया, वो इतिहास है। उस विचारधारा की आज शासन व्यवस्था है, और लोगों को डर है। और एक बात ध्यान रखिए कि संविधान जो है वो संविधान किसी धर्म के आधार पर आपके समानता की बात नहीं करता, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है, वो न्याय स्थापित करने की बात करता है, वो सबके बराबरी की बात करता है, महिला पुरुष की बराबरी की बात करता है, जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करता है, अनटचेबिलिटी खत्म करने की बात करता है। लेकिन जो ये विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, वो वर्ण व्यवस्था की बात करता है, वो असमानता की बात करता है, जो 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 महिला पुरुष है उसमें इनइक्वालिटी, असमानता की बात करता है। अब सवाल ये है अपनी जनता के सामने, हम लोगों के सामने, कि 21वीं सदी में क्या हम वैदिक एज के जो फिलॉसफी है, जो तौर तरीके हैं, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था, उसको लागू करके चलेंगे, या आधुनिक व्यवस्था पर आधारित हम व्यवस्था बना करके चलेंगे? यही दो वैचारिक लड़ाई है। और एक विचारधारा जो अभी सत्ता में है वो ये कह रहा है कि नहीं, हमको पुरानी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, और इसी वजह से ये विचारधारा रिजर्वेशन का विरोध करती है। इसी वजह से वो कहती है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, जबकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर रिजर्वेशन लागू है, वो इसका विरोध करती है। और आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन है उसको कहती है कि ये जारी रहना चाहिए। अब यहाँ सवाल, मूल सवाल ये है कि क्या ये जो सत्ताधारी दल या आरएसएस जैसे संगठन जो चाह रहे हैं कि भाई ये विचारधारा स्थापित हो, क्योंकि देखिए संविधान को खत्म करने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट कानून बना करके हमने संविधान को ही हटा दिया, जैसे संविधान बनाया गया है ना, उसको पार्लियामेंट चाहे तो बदल सकती है। और एक तरीका ये होता है कि धीरे 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 उन प्रिंसिपल्स को जो संविधान में है उसको धीरे 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 कट करके हटा दिया, जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। कोर्ट ने, संविधान सभा ने कभी नहीं कहा कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने तुरंत 10 मिनट में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पार कर दिया। इसका मतलब कि जो संविधान में सामाजिक न्याय दिया हुआ है उसको हटा करके आप नया कंसेप्ट उसमें लगाए, मतलब कि आपकी जो विचारधारा है वो न्याय का सिद्धांत आपने लगाया, और वो क्या करेगा, वो असमानता को बढ़ाएगा। तो संविधान वैसे भी वैचारिक स्तर पर भी खत्म किया जाता है, और वो ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा खतरनाक है कि धीरे धीरे संगठन से लेकर के, सत्ता से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेके शैक्षणिक व्यवस्था तक सभी उन्हीं लोगों को घुसा दीजिए और कोई बदलाव ऊपर से मत देखने दीजिए। तो जो खतरा मेन है वो वैचारिक है, कि वैचारिक स्तर पे हम उन लोगों को सत्ता में भर दें जो हमारे विचारधारा के हैं, और दूसरे विचारधारा के लोगों को हमेशा बाहर रखिए। तो वैसे भी संविधान बदल गया, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। और प्रत्यक्ष बदलाव का मतलब ये है कि जो चुनी हुई सरकार है वो बदल दे, लेकिन वो सरकार डरती है वोट से। यहाँ के जो दलित पिछड़े हैं वो संविधान बदलने नहीं देंगे खुले तौर पर,
तो खुले तौर पर उनको डर है कि नहीं बदला जा सकता, और खुले तौर पर किसी की हिम्मत नहीं होगी जो बोल दे कि हम संविधान को बदल सकते हैं। 18वीं लोकसभा में जिस तरह से भाजपा को कम सीट आया, तो पहली बार आप देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि संविधान के समक्ष ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 टेन्योर में उन्होंने ऐसा नहीं किया था। ये जनता के वोट बैंक का पावर है जिसकी वजह से उनको इस तरह से झुकना पड़ता है, और यही वजह है कि राहुल गांधी को भी बोलना पड़ रहा है। तो जो खतरा है वो ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से इसको कैसे बदला जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से किसी की हिम्मत नहीं है जो कह दे, क्योंकि यहाँ की जनता जो मेजोरिटी में है वो संविधान में विश्वास करती है, किसी व्यक्ति और किसी पार्टी और किसी आइडियोलॉजी में नहीं। तो खुले तौर पर कोई नहीं कहेगा। आने वाले समय में भी मैं ये कह सकता हूं कि कोई नहीं कह सकता कि हम संविधान बदल देंगे, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में पूरी तरह से भी बदला जा सकता है। इस बात का भी डर है हमारे सामने। तो ये हमारा अभी के लिए आपके सवालों का उत्तर होगा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारे सभी सवालों का बहुत सहजता और ईमानदारी के साथ जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मौका मिला तो ज़रूर आपको दोबारा फिर से लाते हैं। थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए और इन सवालों को हमारे सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।